साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम कवि आलोक धनवा की पतंग कविता का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इसी क्रम में आज हम व्याख्याएं पढ़ने वाले हैं कवि आलोक धनवा की। पहली बात तो ये कि आलोक धनवा की जो पतंग कविता है, ये आपको याद रखना है, यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित होने से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो क्रियाएं हैं, बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाते हुए खतरनाक किनारों तक पहुंच जाना और कठोर छतों को कोमल बनाना, गिरने के भय से भयमुक्त हो जाना, सूर्य की ओर बिना किसी भय के आकर पतंग उड़ाने की क्रियाएं करना, पैंग बनना, ऐसी अनेक क्रियाएं इस बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। आप इसका ध्यान रखेंगे, यदि प्रश्न आए तो आप उसका उल्लेख करेंगे। तो इसकी पहली व्याख्या का अध्ययन करते हैं हम। लिखा है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखिए, व्याख्या कोई भी आ जाए, आपको सबसे पहले कवि लेखक का नाम, उसकी कविता का नाम, उसकी काव्य धारा और कहाँ से, कौन से काव्य संग्रह से कविता लिखी है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए संदर्भ का उल्लेख करना आना चाहिए। देखिए, जैसे हमारी ये जो कविता है, इसके लिए संदर्भ व प्रसंग क्या रहने वाला है, इस काव्यांश के लिए वो इस प्रकार है। तो हम संदर्भ व प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में पतंग कविता से अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि प्रकृति की मनोरम छटा का बालकों के मन पर होने वाले प्रभाव को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो ये इसका संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं हम। देखिए, लिखा है, सबसे तेज बौछारें गई। अब यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। कवि कहता है कि प्रकृति में परिवर्तन होने पर बौछारें अर्थात जो वर्षा की बूंदें हैं वे अब चली गई हैं। भादो गया, भादो अर्थात वर्षा ऋतु, कि वर्षा ऋतु के जाने के साथ ही वर्षा की जो बूंदें हैं वे भी अब समाप्त हो गई हैं। इस भादो के महीने के जाने के उपरांत कहता है, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कहता है, भादवों का महीना समाप्त होने के पश्चात जो सवेरा हुआ है, वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल प्रतीत हो रहा है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी जो लालिमा है, अब साफ साफ प्रकट हो रही है। देखिए, ये कहने का अभिप्राय क्या है कि पहले तो वर्षा ऋतु थी, बादल थे और सूर्य का जो प्रकाश है वह नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए क्या कह रहा है कि अब जो सवेरा हुआ है वह खरगोश की आंखों के जैसा लाल है, अर्थात सूर्य की लालिमा भी साफ साफ प्रकट हो रही है। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब यहाँ लिखा शरद आया, अर्थात कहता है कि वर्षा काल के समाप्त हो जाने के पश्चात अब शरद ऋतु का आगमन हुआ और शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए चमकीली साइकिल यहां पर सूर्य की धूप को कहा गया, उसकी किरणों को कहा गया। तभी कहता है कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल अर्थात धूप रूपी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई। शरद ऋतु अपनी धूप की नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। देखिए, ये जो पंक्ति आई है यहाँ पर, ये शरद ऋतु का पुलों को पार करते हुए आना और ये नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि विशेष में लिखने का काम आएगा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारे से बुलाते हुए। देखिए, यहाँ जोर जोर शब्द आया है, इसके कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते। कवि कहता है कि शरद ऋतु चमकीली साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए और धूप रूपी चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है। बच्चों के झुंड को, बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। क्या कहता है कवि कहता है कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल की धूप रूपी चमकीली साइकिल की घंटी को तेज बजाते हुए चमकीले इशारों से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए, बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुला रही है।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। कवि कहता है कि शरद ऋतु ने नभ को इतना मुलायम, कोमल, मनोरम, स्वच्छ बना दिया है कि बच्चे अपनी पतंगों को आसानी से नभ में ऊपर ले जा सकें। अर्थात पतंग उड़ाने के लिए शरद ऋतु का यह जो मौसम है बहुत ही अनुकूल है। देखिए अब इसके विशेष की बात करते हैं। देखिए विशेष में मैंने आपको पहले बताया कि एक तो मानवीकरण अलंकार कहाँ है, आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया था, उसकी बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा शरद ऋतु में नभ, मनोरम, कोमल तथा पतंग उड़ाने के सहायक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बिंब प्रदान शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए चमकीले इशारे से बुलाना, यहाँ पे गतिशील बिंब है तो ये भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, ये भी लिखा जा सकता है। तो इतने विशेष आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए इसकी अगली व्याख्या का अध्ययन करें। लिखा है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि संदर्भ प्रसंग अच्छे से लिखा जाना चाहिए। संदर्भ सभी में पतंग कविताओं में एक जैसा ही रहने वाला है। प्रसंग की बात कर लेते हैं तो प्रसंग यहाँ लिखा है। देखिए प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि पतंग की विशेषताओं को बतलाते हुए उसकी समानता तितलियों से प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए व्याख्या का अध्ययन करते हैं। लिखा है दुनिया की सबसे पतली और रंगीन चीज उड़ सके। कवि यहाँ कहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से नभ, स्वच्छ, मनोरम, कोमल, मधुर तथा पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त हो गया है, जिससे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग नभ को छू सके। दुनिया का सबसे पतला कागज कि दुनिया के सबसे पतले कागज से निर्मित होने वाली पतंग उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि उस पतंग के साथ जो बांस की सबसे पतली कमानी है वह भी एक सहायक बनकर उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों कितनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि नभ में जब भिन्न भिन्न रंगों की पतंगे उड़ती हैं तो वे पतंगे तितलियों के भिन्न भिन्न रंगों के समान ही प्रकट होती हैं, जिन्हें देखकर बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां प्रकट करते हैं, तेज ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। अर्थात बच्चे इस संपूर्ण दृश्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी प्रसन्नता को अपनी सीटियों, किलकारियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इसमें इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये लिखा है उड़ सके, इस कारण से आप यहाँ पे विशेष में अंत्यानुप्रास अलंकार की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पतंग दुनिया के पतले कागज से निर्मित होती है, बताया गया है। इसके अलावा पतंगे तितलियों के समान ही भिन्न भिन्न रंगों से युक्त होती हैं, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा प्रसाद गुण की बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बिंब प्रदान शैली लिखी जा सकती है। देखिए बिंब प्रदान शैली वो होती है कि जब हम कोई काव्य रचना पढ़ते हैं तो उसके दृश्य हमारी आंखों के सामने स्वतः उद्घाटित होने लग जाए, वह बिंब प्रदान शैली कहलाती है। तो ये बात भी इसमें लिखी जा सकती है।
देखिए तीसरी व्याख्या इसकी, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हो जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पे इसके भी पहले प्रसंग की बात करते हैं। तो प्रसंग इसका इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने बच्चों की शारीरिक कोमलता तथा पतंग उड़ाते हुए पतंग की रंग बिरंगी दुनिया के खो जाने का चित्रण इस काव्यांश में किया है। लिखा है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे जन्म से ही कपास अर्थात रुई के समान कोमल, मुलायम, लचीले, हल्के होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कि उनके शरीर की कोमलता का स्पर्श करने के लिए मानो पृथ्वी भी घूमती हुई उनके बेसुध बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, कि जब वे अपने आसपास की स्थितियों से अनजान होकर दौड़ते हैं या परवाह किए बिना दौड़ते हैं। बेसुध हो जाना, परवाह ना करना या अनजान होकर चलना, छतों को भी नर्म बनाते हुए कहता है, कवि कहता है कि जब बच्चे आसपास की स्थितियों से अनजान होकर दौड़ते हैं तो उनके पैरों के कोमल स्पर्श के कारण जो कठोर छतें हैं वे भी कोमल हो जाती हैं। देखिए छतें तो कठोर ही होती हैं, तो कठोर छतें भी बच्चों के पैरों के कोमल स्पर्श के कारण अथवा उनकी शारीरिक कोमलता के कारण कोमल हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, बच्चों के पतंग उड़ाते हुए इधर उधर दौड़ने के कारण और उत्पन्न होने वाली किलकारियों के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो सभी दिशाएं मृदंग के समान, नगाड़ों के समान मधुर ध्वनियां उत्पन्न कर रही हैं। जब वे पैंग भरते हैं, देखिए पैंग भरने का अर्थ होता है झूला झूलना, कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए झूला झूलने के समान क्रियाएं करते हैं, अर्थात पतंग उड़ाते हुए कभी आगे की ओर जाते हैं और कभी पीछे की ओर जाते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर वे उस समय एक डाली के समान ही लचीलेपन को लेकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस प्रकार डालियां अत्यधिक लचीली होती हैं उसी प्रकार बच्चे भी पतंग उड़ाते हुए कभी तो उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी कूदते हैं, कभी अपने शरीर को इधर उधर घुमाते हैं। तो वे उनका शरीर भी डालियों के समान ही अत्यधिक कोमल प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार की बात कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, छतों को नरम बनाना। तो यहाँ पर आपके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अंत्यानुप्रास अलंकार की बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा कोमलकांत शब्दावली आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा बिंब प्रदान लिखा जा सकता है। इसके अलावा प्रसाद गुण की बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा पतंग उड़ाते समय बच्चे अपने आसपास की स्थितियों से अनजान रहते हैं, इसका भी उल्लेख किया जा सकता है। तो इतनी बातें आप लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पे बच्चों के शरीर की तुलना कपास से की गई है, इस कारण इस पंक्ति में उपमा अलंकार की बात भी लिखी जा सकती है। तो ये आपकी व्याख्या थी। अगली व्याख्या की बात करते हैं। यहाँ लिखा है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके शरीर का, उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो पहले इसके प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं, फिर व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों के समक्ष आने वाली स्थितियों का चित्रण करने का प्रयास किया।
कवि कहता है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब कभी छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। बच्चे जब कभी पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय उनके गिरने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें बचाने के लिए शीघ्रता से उनके समीप पहुंचना कठिन होता है, मुश्किल होता है अथवा असंभव होता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित संगीत। कवि कहता है उस समय उनके शरीर में पतंग उड़ाने का उत्साह तथा खतरनाक स्थितियों से गिरने का भय है। कठिन स्थितियों से गिरने का भय और पतंग उड़ाने का उत्साह ही शरीर में रोमांच उत्पन्न करके उन्हें बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है इस समय पतंगों बच्चों का ध्यान केवल पतंगों की डोर और उनकी ऊंचाई पर ही रहता है। पतंगों की डोर और उनकी ऊंचाई पर ही रहता है और वे पतंग की डोर व ऊंचाई के सहारे ही मानो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और पतंगों की ऊंचाइयां ही उन्हें थाम रहती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं रंध्रों के साथ। कवि कहता है कि पतंगों में होने वाले जो छिद्र हैं, वही छिद्र उनके शरीर में जो रोम छिद्र हैं, अर्थात रोम छिद्रों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले उत्साह, प्रसन्नता के सहारे वे पतंगों के साथ ही नभ में उड़ते हुए इधर उधर विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसके विशेष की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे एक तो आप कोमलकांत शब्दावली की बात लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रसाद गुण की बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा रंध्रों के माध्यम से शारीरिक उत्साह, प्रसन्नता का चित्रण किया गया, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा खतरनाक स्थितियों से भयभीत न रहने का चित्रण भी किया गया है, ये बात भी लिखी जा सकती है। आइए अब इसके अगली व्याख्या का अध्ययन करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए इस व्याख्या में क्या है, उसका भी पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों के उत्साही व निडर हो जाने की स्थितियों का चित्रण करने का प्रयास किया। कवि ये कहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों, कवि कह रहा है कि पतंग उड़ाते हुए यदि कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाएं और यदि वे उस समय अपने शरीर के लचीलेपन के कारण, कोमलता के कारण बच जाते हैं तो वे और भी अधिक निडर, निडर अर्थात भय मुक्त होकर, तब वे अत्यधिक भय मुक्त होकर तेज चमकते हुए सूर्य के सामने आते हैं, सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, तेज चमकते हुए सूर्य के सामने भयमुक्त होकर आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास के उस समय भयमुक्त हो जाने के कारण उनके पैरों की गति और अधिक बढ़ जाती है और उनकी बढ़ी हुई गति के समान ही पृथ्वी अब अधिक तेज घूमती हुई उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए उनके समीप आती है। तो ये आपकी इसकी अंतिम व्याख्या थी। इसमें देखिए एक तो बच्चों के भय रहित हो जाने का चित्रण किया गया है। इसके अलावा आप कोमलकांत शब्दावली की बात लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रसाद गुण की बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा बिंब प्रधान शैली की बात लिख सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की तीव्र गतिशीलता को
प्रकट किया गया है, ये लिख सकते हैं। तो इतनी बातें आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि पतंग कविता आपको भलीभांति समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अध्याय की व्याख्याओं का अध्ययन कर पाएँ और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। धन्यवाद आप सभी का अपने चैनल आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग से अंत तक जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।